वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड ABST फर्स्ट कारपोरेट अकाउंटिंग में। इससे पहले मैंने आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन लिक्विडेशन, समापन की स्थिति में कंपनियों के खाते, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब किसी कंपनी का समापन होता है, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। वही कंपनी के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी है। वो 3 प्रकार के स्टेटमेंट तैयार करता है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्थिति विवरण। दूसरा डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट, न्यूनता या आधिक्य खाता। और तीसरा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, निस्तारक का अंतिम हिसाब का विवरण पत्र। इससे पहले मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट बताया था। इसमें 8 लिस्टें हैं, 2 ही कॉलम है। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले लिस्ट में असेट्स नोट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट ए, वो संपत्तियां जो गिरवी नहीं है। इनर कॉलम में इसका बुक वैल्यू और आउटर कॉलम में एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। फिर दूसरी लिस्ट असेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी, संपत्तियां जो गिरवी हैं। उसमें 5 कॉलम है। असेट्स का नाम आएगा, उसका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू आएगा, क्रेडिटर्स किसने इसके अगेंस्ट, फिर डेफिशिएंसी और डी सरप्लस। फिर टोटल असेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। 2 लिस्टें हैं असेट्स की। लिस्ट बी में असेट्स जो प्लेज है उसके साथ साथ फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी आ गए हैं। इसके बाद क्रेडिटर्स की आगे की लिस्टें, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। इसको आगे डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया था। पूर्वाधिकारी लेनदार कौन कौन से होते हैं। फिर मान लीजिए इनका पेमेंट हो जाता है तो सरप्लस कितना बचेगा एज रिगार्ड लिस्ट सी का पेमेंट देने के बाद। फिर डिवेंचर्स या डिवेंचर होल्डर एंड अदर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट या अन्य कोई लोन वगैरह हो, हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी, जिनको कंपनी की समस्त संपत्तियों पर प्रभार होता है एज पर लिस्ट डी। फिर सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड लिस्ट डी। इसके बाद क्रेडिटर्स की लास्ट लिस्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई। बाकी बचे हुए लेनदार सारे इसमें आ जाएंगे। देन डेफिशिएंसी या सरप्लस एज रिगार्ड लिस्ट ई। इसके बाद शेयर होल्डर, पहले प्रेफरेंशियल कैपिटल या प्रेफरेंशियल होल्डर एज पर लिस्ट एफ, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर होल्डर एज पर लिस्ट जी, और अंततः डेफिशिएंसी या सरप्लस एज पर लिस्ट एच। ये फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं इसके बारे में आपको बताया था। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। एक्स लिमिटेड की 31 मार्च 16 की बुक्स अपने को दे रखी हैं। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल है, कॉल्स इन एरियर है इक्विटी शेयर्स पर, एस्टिमेटेड टू रियलाइज कितना होगा, फिर 5% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर है, कंपनी की सभी असेट्स पर इनको फ्लोटिंग चार्ज है, फिर क्रेडिटर्स हैविंग ए मॉर्गेज ऑन फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, फिर क्रेडिटर्स हैविंग ए सेकंड चार्ज ऑन फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, देन ट्रेड क्रेडिटर बिल डिस्काउंटेड, इसमें से 30,000 की डिसऑनर होने की उम्मीद है, फिर अनक्लेम डिविडेंड है, बिल्स पेबल है, इनकम टैक्स पेबल है, सैलरी एंड वेजेज है फॉर 5 मंथ, बैंक ओवरड्राफ्ट है, हैविंग सिक्योर्ड बाई सेकंड चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी, ये लिस्ट डी में आएगा। फिर कैश इन हैंड है, डेटर्स, इसमें से कुछ गुड हैं, कुछ डाउटफुल हैं, कुछ बैड हैं। फिर बिल्स रिसीवेबल, फिर फ्री होल्ड लैंड बिल्डिंग, इसमें ब्रैकेट में एस्टिमेटेड टू रियलाइज, बुक वैल्यू भी दे रखा कितना पैसा आने की संभावना है। प्लांट मशीनरी है, फिर फिक्सचर फिटिंग, स्टॉक, पेटेंट्स, और नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। लास्ट में कहता क्या है, आपको स्थिति विवरण और न्यूनता खाता यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। तो देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया है एज ऑन 31 मार्च, जो भी डेट है 16, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले असेट्स
नोट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट ए। इसमें वो असेट्स आएंगी जो लिस्ट ए के अकॉर्डिंगली प्लेज नहीं है। अंदर असेट्स का नाम, फिर बुक वैल्यू और बाहर एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हो कॉल सिनेरियर था, इसमें बुक वैल्यू 8,000 है लेकिन एस्टिमेटेड टू रियलाइज 4,000 रुपये है। तो कॉल सिनेरियर अंदर मैंने 8 लिखा, बाहर 4,000 लिखा। फिर कैश इन हैंड, ये बुक वैल्यू भी वही और कैश तो कैश ही है, रियलाइजेबल वैल्यू भी वही आएगी। डेटर्स, बुक वैल्यू 180 है और एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू 130। ये कैसे निकाला, ये मैंने वर्किंग नोट में एक्सप्लेन किया, नीचे नीचे देखिए आप। अच्छे जो डेटर थे एक 80 में से एक 20 थे, तो एक 20 जो अच्छे हैं उनसे एक 20 ही आ जाएगा। डाउटफुल 30 थे, उनसे 10 आएगा, दिया हुआ है। और बेड 30 हैं, बेड का मतलब इनसे कुछ भी नहीं आएगा, नील। तो टोटल 180 हो गया बुक वैल्यू और एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू हुआ 130। तो मैंने 130 लिया है। देन बिल्स रिसीवेबल, ये गुड था 70,000। प्लांट मशीनरी, ये हमें दे रखा था, प्लांट मशीनरी क्वेश्चन में दे रखा है 2,40,000 और एस्टिमेटेड टू रियलाइज 180 है, तो 240 और 180। फिर प्लांट मशीनरी के बाद फिक्सचर एंड फिटिंग, ये 24,000 और एस्टिमेटेड टू रियलाइज 16,000, तो 24 और 16 ले लिया। स्टॉक 160 और लिखा हुआ है कि 25% लेस मिलेगा, तो 120 आ गया। पेटेंट 140 और रियलाइज होगा 90 ले लिया। तो ये लिस्ट ए में वो सेट्स आ गई जो प्लेज नहीं है। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग प्लेज है, इसको लिस्ट बी में लेंगे। तो ए लिस्ट में वो सारी संपत्तियां आ गई जो प्लेज नहीं थी। इनर कॉलम में मैंने उनका बुक वैल्यू लिखा और आउटर कॉलम में मैंने उनका एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू लिखा। देन सेकेंड लिस्ट, असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट बी, संपत्तियां जो गिरवी रखी हुई हैं। तो इसमें लैंड बिल्डिंग दो क्रेडिटर्स के पास जो है गिरवी है, एक को फर्स्ट चार्ज और एक को सेकंड। तो मैंने लैंड बिल्डिंग के दो पार्ट कर दिए, फर्स्ट एंड सेकंड। आगे जो कॉलम है, ए कॉलम एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, बी कॉलम क्रेडिटर्स, सी कॉलम डेफिशिएंसी और डी कॉलम सरप्लस। तो देखिए इसमें जो क्रेडिटर्स हैं, हैविंग ए मॉर्टगेज ऑन फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, ये अपने को दे रखा है 1,80,000 70,000 और दूसरा 180 है, जिनको सेकंड चार्ज है। तो फर्स्ट चार्ज वालों को 170 के क्रेडिटर्स है और सेकंड चार्ज वाले 180 हैं। तो क्रेडिटर्स में मैंने 170 और 180 लिखा और रियलाइजेबल वैल्यू में टोटल फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग से नीचे दिया हुआ है 3 लाख की बुक वैल्यू, लेकिन 330 वसूल हो जाएगा। तो 330 मैंने टोटल में लिया। 170 फर्स्ट वाला फुल्ली सिक्योर्ड माना जाएगा। 170 वो, क्योंकि क्रेडिटर 170 के हैं, तो 170 अपना रियलाइज करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट सेकंड चार्ज वालों को हैंड ओवर कर देंगे। तो रिमेनिंग बचा 160। तो सेकंड चार्ज वाले पार्टली सिक्योर्ड हो गए, फर्स्ट चार्ज वाले फुल्ली सिक्योर्ड, सेकंड वाले पार्टली हो गए। तो फर्स्ट में तो नेट एफिशिएंसी ने सरप्लस, क्योंकि हमने बराबर ले लिया, और सेकंड में उनका पैसा 180 है जबकि उनके पास असेट्स 160 की है, तो डेफिशिएंसी आ गई 20,000। यदि सरप्लस आएगा देन ट्रांसफर टू लास्ट कॉलम, ये मैंने बताया था। फिर तो असेट्स के साथ इसको भी ऐड कर देंगे, और इफ डेफिशिएंसी देन ट्रांसफर टू लिस्ट ई। तो इसमें डेफिशिएंसी है, जो 20,000 रुपये कम वसूल हुआ है वो लिस्ट ई यानी अनसिक्योर्ड माना जाएगा, उसको वहाँ वसूल कर लेंगे। तो अब आप असेट्स का टोटल कर लीजिए। तो टोटल असेट्स अवेलेबल हो गई 6,12,400, 6,12,400। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। प्रेफरेंशियल कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था, कोई गवर्नमेंट ड्यूज है, रेंट, रेट, टैक्स, ड्यूटी, बिल, लेकिन ये लास्ट 12 मंथ से रिलेटेड होने चाहिए। वेजेस, सैलरी लेबरर की है या एम्प्लॉयज़ की, लेकिन ये भी लास्ट 12 मंथ से रिलेटेड होनी चाहिए। बट 20,000 पर मैन या 4 मंथ विच एवरेज लेस, इससे ज़्यादा प्रेफरेंशियल में नहीं आएगा।
इसके अलावा मैंने कंपनसेशन का पॉइंट बताया था और टोटल एक्रूल पेमेंट ड्यू टू डिपेंडेंट ऑफ एन एम्प्लॉय आफ्टर हिज डेथ और टर्मिनेशन, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, पेंशन, ग्रेचुटी किसी एम्प्लॉय या लेबरर की, ये सारी बातें आपको बताई थी। तो इस क्वेश्चन में लिस्ट सी में एक तो इनकम टैक्स है, ये गवर्नमेंट ड्यूज है 50,000, ये आ जाएगा। इनकम टैक्स दिया होता क्वेश्चन में 50,000। इसके अलावा सैलरी एंड वेजेज थी, इनकम टैक्स पेबल 50,000 और सैलरी एंड वेजेज 5 मंथ की है 80,000, लेकिन अपन इसमें प्रेफरेंशियल में 4 मंथ तक का पेमेंट कर सकते हैं। तो 80,000 अपॉन 5 इंटू 4 मंथ का निकाल लीजिए, 64 आ जाएगा। बाकी 1 मंथ का अनसिक्योर्ड माना जाएगा। तो इनकम टैक्स 50,000 और सैलरी 64,000, ये 1,14,000, ये जो है 1,14,000 ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया एज पर लिस्ट सी। टोटल असेट्स थी 6,12,400। इनका यदि पेमेंट कर दिया जाए, कर नहीं रहे हैं, एक एस्टिमेशन कर रहे हैं, स्टेटमेंट बना के देख रहे हैं, स्थिति चेक कर रहे हैं, तो सरप्लस एज रिगार्ड लिस्ट सी, यानी लिस्ट सी के पेमेंट के बाद भी सरप्लस कितना अवेलेबल रहेगा, 4,98,400। अब लिस्ट डी का नंबर है 5% डिवेंचर को फर्स्ट चार्ज है और बैंक ओवरड्राफ्ट को सेकंड चार्ज है। तो 5% डिवेंचर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी एज पर लिस्ट डी। तो 5% डिवेंचर क्वेश्चन में दे रखे थे, 5% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर ये 4 लाख के, और एक अपने को बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा सेकंड चार्ज का 40,000। तो ये दोनों ले लीजिए, 5% डिवेंचर 4 लाख और बैंक ओवरड्राफ्ट इनको भी सेकंड चार्ज है 40,000। तो 4,40,000 ये लिस्ट डी के क्रेडिटर्स हो जाएंगे जिनको कंपनी की समस्त संपत्तियों पर प्रभार या फ्लोटिंग चार्ज होता है। तो 440 सरप्लस था 498, इनका पेमेंट भी हो सकता है। तो अभी भी हमारे पास सरप्लस रहेगा। तो सरप्लस एज रिगार्ड लिस्ट डी, यानी लिस्ट डी का पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास इतना सरप्लस अवेलेबल रहेगा 58,400। अब जितने भी क्रेडिटर्स बच गए थे वो सब लिस्ट ई में आएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ई। तो एक तो डेफिशिएंसी थी एज पर लिस्ट बी, जो 20,000 का पेमेंट नहीं हो पाया था पार्टली सिक्योर्ड का। एक सैलरी एंड वेजेज थी लिस्ट सी की 1 मंथ की, जो वहाँ पेमेंट 4 मंथ का दिया था 16,000। ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में 5,40,000, बिल्स पेबल है 20,000, अनक्लेम्ड डिविडेंड है 12,000, और बिल्स जो हमने डिस्काउंट करवाए थे उसमें से 30,000 के डिसऑनर होने की उम्मीद है, ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, ये भी अनसिक्योर्ड में आएगा। बिल डिस्काउंट, बिल डिसऑनर्ड 30,000। तो डिस्काउंट कितने करवाए इससे मतलब नहीं है, जो डिसऑनर होने की उम्मीद है वो हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। तो ये टोटल कर लीजिए, ये आएगा 6,38,000। हमारे पास सरप्लस एस्टिमेटेड जो अवेलेबल रहेगा वो 58,400 है, जबकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट 6,38,000। सो इनका पेमेंट नहीं हो पाएगा, डेफिशिएंसी आ गई। सो डेफिशिएंसी एज रिगार्ड लिस्ट ई, लिस्ट ई का भुगतान करने के लिए हमारे पास कितनी न्यूनता है, कितनी कमी है, 5,79,600। तो ये 5,79,600 ये डेफिशिएंसी आ गई लिस्ट ई के बाद। अब नेक्स्ट शेयर होल्डर्स, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज पर लिस्ट एफ, तो ये दे रखा था अपने को 6 लाख रुपए, और इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर एज पर लिस्ट जी, ये वैसे तो 4 लाख की कैपिटल है, 8,000 रुपये कालसिन एरियर था, 4,000 रुपये तो आने की उम्मीद है, 4,000 इसका मतलब बकाया है। तो 4,000 जो आने की उम्मीद है वो कम कर दो, इसका मतलब 396 का इनको पेमेंट देना है। 4,000 आएगा तो 396 का पेमेंट इनको देना है, 4,000 जो नहीं आएगा वो लेस कर देंगे। तो इसका मतलब एक्चुअल में इनको पेमेंट 396 का देना है। तो 6 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल जो पेडअप है 396। तो टोटल डेफिशिएंसी आ गई एज पर लिस्ट एच
15,75,600 ये लिस्ट एच है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट बताया, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इसमें फीड किया, इसको आप रिपीट कीजिएगा अच्छे से, और इसमें स्टार्टिंग वाले 3 एग्जाम्पल आप ट्राई कर लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और क्वेश्चन भी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इससे मिलते जुलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के, उनको आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।